हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। हाफ हमने एक वीडियो में कर लिया है, तो अब हम जो पीछे का अवस्था है उसको इस वीडियो में करते हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होता है? द इंट्रैक्शन ऑफ इंसोलेशन, इंट्रैक्शन ऑफ insolation with the atmosphere and the earth surface create heat। यानी कि जो एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस में जो इंट्रैक्शन होता है, और इंट्रैक्शन होने से जो सूर्य ताप का जो इंट्रैक्शन होता है उससे हीट उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है। और विच इज़ मेजर इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, जिसको किस में नापा जाता है? टेम्परेचर में नापा जाता है। यानी कि उसी को टेम्परेचर कहते हैं, जो कि इसमें अर्थ में, अर्थ और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो इंसोलेशन का इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन से जो हीट जनरेट होती है उसी को टेम्परेचर के रूप में मेजर किया जाता है। वाइल हीट रिप्रेजेंट द मोलिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपैरिजन ए सब्सटेंस, द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड ए थिंग और ए प्लेस इज। यानी कि जो जहाँ हीट जो है किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। हीट किसको दर्शाती है? किसी भी पदार्थ में जो अणुओं की गति है उसको मेजर करती है हीट। वहीं टेम्परेचर किसी चीज़ के तापमान, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ, यानी कि कोई स्थान कितना गर्म हुआ, कितना ठंडा हुआ, कोई स्थान या कोई चीज़ कितनी ठंडी हुई, कितना गर्म हुआ, उस चीज़ को मेजर करते हैं टेम्परेचर में। तो उसको मापने के लिए टेम्परेचर वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर कंट्रोल किए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को? यानी कि तापमान के वितरण को कंट्रोल करने के लिए कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसमें द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर 1 द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। यानी कि एल्टीट्यूड मतलब उसका अक्षांश। अगर आप देखोगे कि 0 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, 30 डिग्री तक, 30 से 60 डिग्री तक कम मिलेगा, और ऊपर पोलर रीजन में जो है वो और भी कम मिलेगा। इसी तरह से साउथ की ओर होता है। तो इसमें जब आप देखोगे कि द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन अर्लियर दैट द इंसोलेशन vary according to the latitude, hence the temperature also varies accordingly। यानी कि हर एक के इसके ऊपर लैटिट्यूड के ऊपर जो है आपको टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा। 0 डिग्री पे अलग मिलेगा, 30 पे अलग मिलेगा, 60 डिग्री के बीच में अलग मिलेगा, और 90 डिग्री पे आपको इसका टेम्परेचर जो है वो अलग दिखाई या अलग मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। The temperature is indirectly heated by terrestrial radiation from below। यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ के ऊपर से जनरेट होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से जनरेट होती हैं, उसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो नीचे जैसे जैसे अर्थ से हीट निकलेगी तो नीचे से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड जो है वो भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है कि हाइट के ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने देखा भी होगा जैसे जैसे हिली एरिया में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से दूरी। जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो कोस्टल एरिया में आपको जो मौसम है वो सम मिलेगा, न ज़्यादा गर्मी मिलेगी न ज़्यादा सर्दी मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि जो वाटर होता है वाटर बहुत देर से गर्म होता है और देर से ही
ठंडा होता है, जबकि लैंड पार्ट जो है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। यही वजह है कि जब हीट आती है जो वो ओशियंस के ऊपर गिरती है, तो ओशियन का जो है वो ओशियन के ऊपर वो पार्ट अंदर तक, गहराई तक उनको एरिया कवर करना पड़ता है रेज को, इसलिए वो ज़्यादा एरिया को कवर करके जाती हैं, तो ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए उनको हीट देनी पड़ती है, जो कि उसके एरिया के हिस्से में तो कम ही आती है। इसलिए वहाँ पर भी जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाते हो हीट कम होती जाती है, यानी कि मौसम सम रहता, न ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद है एयर मास एंड ओशियन करंट। ओशियन करंट, जहाँ ओशियन करंट ठंडी होगी वहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहेगा, जहाँ पर ओशियन करंट गर्म चलेगी वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि ओशियन करंट आपको पता ही होगा, जैसे कि अर्थ के ऊपर रिवर चलती है ना, ठीक वैसे ही ओशियन का वाटर जो एक डायरेक्शन में चलता है उसको करंट बोलते हैं। तो ओशियन करंट भी इसके ऊपर पूरा इफेक्ट डालती है। एयर मास लाइक द लैंड एंड सी ब्रीज, द पैसेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्टेड द टेम्परेचर। यानी कि एयर मास वायु सहती, यानी कि वायु जब एक ही इकट्ठी होकर के एक ही डायरेक्शन में चले तो उसको एयर मास बोलते हैं। तो इस तरह से वायु जो एयर है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। ठंडी एयर जिस डायरेक्शन में जाएंगी, मान लीजिए कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर जिस डायरेक्शन में जाएगी वहाँ के एरिया को कोल्ड कर देगी, और हॉट जो है वो जिस डायरेक्शन में जाएगी वहाँ के एरिया को हॉट कर देगी। तो ये है हमारा कोल्ड, ये जो एयर मास और ओशियन, ये भी इसका इफेक्ट डालते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये थे हमारे जो इसको इफेक्टेड करने वाले टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे दिखाई देता है, कैसे कैसे पता चलता है हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन वेल बी अंडरस्टूड बाय स्टडी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि पूरे वर्ल्ड पर टेम्परेचर का जो वितरण है उसको हम जुलाई और जनवरी के जो मंथ है उसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जुलाई और जनवरी के जो मंथ में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली शो ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्य रूप से किसकी हेल्प से, आइसोथर्म की हेल्प से समझा जाता है। आइसोथर्म होती क्या है? द आइसोथर्म आर देखिए, आइसोथर्म आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, यानी कि जो इक्वल टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाती हैं उनको आइसोथर्म बोलते हैं। जो इक्वल टेम्परेचर रखने वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी को आइसोथर्म बोलते हैं। तो इसमें फिगर 9.4a एंड 9.4b शो किया हुआ है, 9.4a और b शो किया हुआ है, जिसमें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। जनवरी और जुलाई का जो टेम्परेचर है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के ऊपर उसी को शो किया गया है फिगर 9.4a एंड b में। a में जनवरी का है और b में जुलाई का है। In general, the effect of the latitude on temperature is well pronounced on the map. In general, the effect of the latitude on temperature, यानी कि हर एक लैटिट्यूड के ऊपर टेम्परेचर का टेम्परेचर के जो प्रत्येक अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में क्लियरली देखा जा सकता है। मैप के ऊपर आपको इसको ये क्लियर दिख जाता है। देखिए, इसके ऊपर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहाँ टेम्परेचर, कहाँ आइसोथर्म किस ओर जा रही है। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ आगे। द डिवीजन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई। सॉरी, डेविएशन। द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई। यानी कि जुलाई की बजाय
जुलाई की बजाय जो जनवरी में हम इसके जो विचलन है, इसका विचलन की प्रवृत्ति है, उसको उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न पार्ट में जनवरी की बजाय जुलाई की बजाय जनवरी में अच्छे से समझ सकते हैं। डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई। यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में जो आइसोथर्म आपको दिखाई हुई है, इन आइसोथर्म के माध्यम से हम जुलाई की बजाय जनवरी के महीने का जो मैप देखेंगे ना, उसमें हम बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए especially in the northern hemisphere. In the northern hemisphere, the land surface area is much larger than in the southern hemisphere. देखिए इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है बजाय कि साउदर्न हेमिस्फेयर के। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओशियन पार्ट ज़्यादा है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड पार्ट ज़्यादा है। In January, the isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. देखिए इस मैप में जो आइसोथर्म है वो ओशियन के ऊपर तो किस ओर, नॉर्दर्न की ओर, और लैंड पार्ट के ऊपर किस ओर, साउथ की ओर मुड़ी हुई है। साउथ की ओर जो इन्होंने अपने आप को मोड़ लिया है। The presence of warm ocean current, Gulf Stream and Northern Atlantic Drift, यहाँ गर्म जो स्ट्रीम चलती हैं, जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो यहाँ पे चलती है इसके नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, और यहाँ मिड में आपको पता ही है, मिड में जो आपकी ये जो मिड ओशियन रिज है, तो ये भी पूरा इफेक्ट डालती है। ये जहाँ चलेंगी वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर नॉर्दर्न की ओर देखिए यहाँ से आई ये जो यहाँ से आ रही है और यहाँ आकर के नॉर्थ की ओर मुड़ गई है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा इफेक्ट डाल रही है। यहाँ ये गर्म जो ये धाराएं चल रही हैं, ओशियन करंट चल रही है। यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से जो है आपका ये मिड ओशियन रीज जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए भी ये जो है ये देखिए ये सारी की सारी नॉर्थ की ओर मुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए इट ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीज शार्पली एंड द आइसोथर्म बैंड टुवर्ड साउथ इन यूरोप। देखिए लैंड पार्ट के ऊपर आकर के ये किस ओर मुड़ जाती है, साउथ की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आते ही टेम्परेचर एकदम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ओशियन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ जब जनवरी का महीना होता है तो जनवरी के महीने में नॉर्थ की ओर सन नहीं होता, सन साउथ की ओर होता है, और जब सन साउथ की ओर होता है तो नॉर्थ में सर्दी के महीने होते हैं, और सर्दी के मौसम में क्या होता है कि लैंड पार्ट जो है वो जल्दी ठंडा होता है, जबकि ओशियन पार्ट जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए कि जो आइसोथर्म है वो नॉर्थ की ओर मुड़ती हैं और लैंड पार्ट के ऊपर ये साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। इट इज द मच प्रोनाउंस इन द साइबेरियन प्लेन। इट इज मच प्रोनाउंस, ये क्लियर कहाँ होता है, साइबेरियन प्लेन पे ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए इसको एक बार, जो साइबेरियन प्लेन है यानी कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब 60 डिग्री के ऊपर आप देखोगे तो ये यहाँ साइबेरियन प्लेन है। अब साइबेरिया के ऊपर द मेन जनवरी टेम्परेचर अलोंग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20 डिग्री सेल्सियस बोथ एट 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ। यानी कि अक्षांश जब आप देखोगे, लैटिट्यूड जब आप देखोगे तो यहाँ पर 80 डिग्री से यहाँ पर 50 डिग्री तक का जो एरिया है यहाँ तक आएगा, ये 50 डिग्री तक का जो एरिया है वहां पर 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इतना -20 डिग्री तक रहता है। द मेन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी इज ओवर 27 डिग्री सेल्सियस इन द इक्वेटोरियल ओशियन, ओवर 24 डिग्री सेल्सियस इन द ट्रॉपिक एंड 2 नहीं है बेटा, ये 20 डिग्री है, यहाँ पे इसको 20 डिग्री कर लीजिए। ये 20 डिग्री बुक में भी ये गलत दिया हुआ है,
तो इसको 20 डिग्री कर लीजिए। कह रहा कि द मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी इज ओवर। मीन मंथली यानी कि जनवरी के महीने का औसत टेम्परेचर आप निकालोगे तो वो इक्वेटोरियल ओशियन के ऊपर, यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटोरियल ओशियन के ऊपर तो 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और इन द सेल्सियस इन एंड 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इन द मिडल लैटिट्यूड। मिडल लैटिट्यूड है वहाँ, मिडल लैटिट्यूड से यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिड एरिया है, मिड एरिया में कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको -18 डिग्री से सेल्सियस टू -48 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद सॉरी इसमें 20 ट्रॉपिक जो रीजन है मिडल एरिया का, तो देखिए इसमें जो मिडल एरिया है, मिडल एरिया में आपको मिलेगा 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस, और जो ऊपर का एरिया है यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में यानी कि आंतरिक भाग में, वहाँ पर आपको -18 डिग्री सेल्सियस टू -14 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मिलेगा। तो इस तरह से आइसोथर्म से आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि कहाँ कितना टेम्परेचर मिल रहा है। तो नेक्स्ट है, ये आपको टेम्परेचर, ये मैप दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जुलाई के मंथ का दिखा रखा है सारा, कहाँ कितना है, और इसमें आपको जनवरी और जुलाई दोनों का कंपेयर करके दिखा रखा है। तो इसमें आपका नेक्स्ट देखिए, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसमें तो अब हम देखते हैं कि साउदर्न में कैसे ये जो आइसोथर्म है वो कैसे चलती हैं। द इफेक्ट ऑफ द ओशियन इज वेल प्रोनाउंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हियर द आइसोथर्म here the isotherm are more or less parallel to the latitude and variation in the temperature is more gradual than in the northern hemisphere। यानी कि जो टेम्परेचर है का जो ओशियन के ऊपर जो इफेक्ट है आइसोथर्म का, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लियर देखा जा सकता है। हियर द आइसोथर्म आर मोर और लेस पैरेलल। यहाँ पर आइसोथर्म जो है वो ज़्यादा पैरेलल हैं इसके लैटिट्यूड के, एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय जो आइसोथर्म है उनमें जो वेरिएशन है वो कम है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये पैरेलल मिलती हैं। तो देखिए इसमें मैप में एक बार देख भी लेते हैं कि कैसे, देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में ये बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही हैं, जहाँ थोड़ी बहुत लैंड पार्ट है वहीं पर ऊपर है, नॉर्थ की ओर है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा था कि वहाँ पर कैसे वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखी थी। तो इसके बाद आपका है नॉर्दर्न इसमें इन जुलाई इसमें देखिए द आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रन्स पैरेलल टू 35 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें देखिए जो आपका है कि 20 डिग्री सेल्सियस की जो आइसोथर्म है, 20 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म वो आपके इसमें 35 डिग्री पे है। 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 35 डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में ये चलती है, ये देखिए ये वाली है। उसके बाद है आपका कि 45 डिग्री सेल्सियस पे आकर के ये 10 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है। 45 डिग्री पे आकर के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, और 60 डिग्री पे आकर के ये कितने की हो जाती है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से रह जाती है 60 डिग्री पे आकर के। तो इस तरह से इसमें साउदर्न में जो है जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कम होती जाती है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इन जुलाई द आइसोथर्म जनरली रन्स पैरेलल टू द लैटिट्यूड। जुलाई के महीने में जो आइसोथर्म है वो जनरली इसके पैरेलल चलती हैं। द इक्वेटोरियल ओशियन रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर। इक्वेटोरियल ओशियन जो है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस।
देखिए इसमें मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 इक्वेटर के ऊपर 27, यहाँ 30 डिग्री दिखा रखा है, इसमें भी ये तो 30 डिग्री से ऊपर जा करके ये क्या हो जाती है, नीचे आकर के यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री के आसपास ये 20 डिग्री की रहती है। तो इस तरह से इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जो टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है, और ये मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इन नोटिस्ड इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन में ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। अलोंग द 40 डिग्री नॉर्थ रन्स द आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एंड अलोंग द 40 डिग्री साउथ द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 40 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो आइसोथर्म है वो 10 डिग्री सेल्सियस की मिलती है। 40 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये देखिए यहाँ से 0 20 और ये 30 डिग्री के आसपास ये 10 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है। अलोंग द 40 डिग्री साउथ द टेम्परेचर, और 40 डिग्री साउथ के ऊपर भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। तो इस तरह से द फिगर 9.5 शो द रेंज ऑफ टेम्परेचर। 9.5 जो फिगर है उसमें जनवरी और जुलाई का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो दिखा रखा है, रेंज दिखा रखी है कि किसमें कितना है बिटवीन जनवरी एंड जुलाई। द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटली, यानी कि जो आपका जुलाई में तापमान जो रेखाएं हैं वो अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, और इसमें देखिए सर्वाधिक जो तापमान जुलाई और जनवरी के बीच जो तापमान का प्रदर्शन किया हुआ है, जो शो की है, ये दिखा रखी है जुलाई और जनवरी के बीच में डिफरेंस। इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है यूरेशियाई कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न। ये कारण क्या है कि यहाँ पर जो लैंड पार्ट है वो ज़्यादा है, लैंड पार्ट का जो है वो ज़्यादा जहाँ लैंड पार्ट ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा और कम भी होगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि लैंड पार्ट जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है। तो इसमें जो 60 डिग्री के अराउंड है, एंड इसका जो मेन रीजन है वो कॉन्टिनेंटली है। ये आपकी बुक में भी दिया कि कॉन्टिनेंटली रीजन है इसका। और सबसे लो टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ, ये देखिए 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर, और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये देखिए यहाँ भी 3 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म गुजरी हुई है। तो इस तरह से ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बेटा इसको अच्छे से स्टडी करें, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।